हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है कक्षा 8 की हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन, इसमें हम लोग आज नागरिक शास्त्र पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर लिया है हमारा लोकतंत्र, इसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हर शाम गांव की चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गांव की प्रधान हैं। आज भी चौपाल बैठी है, चलो देखें वहाँ क्या हो रहा है। काकी: देखो, अब हमारा देश आज़ाद है। हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका निदान करवा सकूं। काकी: सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी? हमारा उन पर क्या अधिकार है? हरिया ने कहा। अरे हरिया, यह कोई राजाओं का ज़माना है या अंग्रेज़ों की गुलामी का समय नहीं है। अब हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र? रामवती ने पूछा। काकी: यह लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन पर। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क, जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते हैं। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं, अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। तो काकी, हमारे देश में लोकतंत्र कब आया? हरिया ने पुनः पूछा। काकी: हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी थी। कारण यह था कि इस आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे, वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही ऐसा व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, उनको भी जिनको ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। पर काकी, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? शबनम ने पूछा। ठीक है, तुम सभी ध्यान से सुनो। लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें होती हैं जो लोकतंत्र के आधार हैं। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन मतलब कि चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। ठीक है। चुनाव प्रक्रिया। निर्वाचन आयोग चुनाव के पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है।
किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वर्ष, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि के 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र, जिसे कि एपिक कहते हैं, लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मतलब कि वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम, यह एक डिब्बेनुमा मशीन है। इसमें एक तरफ उम्मीदवारों के नाम एवं उनके चुनाव चिन्ह छपे होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम एवं चिन्ह के साथ एक नीले रंग का बटन होता है, जिसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक ही बार दबाया जा सकता है, अतः इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है। मतदाता द्वारा दिए गए वोट की पुष्टि के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब कि ईवीएम से एक मशीन और जोड़ी जा रही है, जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, वीवीपैट। इस मशीन में मतदाता को एक पर्ची दिखाई देती है जिसमें उस उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसको उसने अपना मत दिया है। नोटा, नॉन ऑफ द एबव। नोटा का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। यदि मतदाता को चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार पसंद ना हो तो वह नोटा को अपना वोट दे सकता है। और नोटा का मतलब बटन ईवीएम एवं मतपत्र के अंत में होता है। रामरतन ने पूछा, काकी, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या काम करते हैं? अरे रामरतन, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु दूसरों से मिलकर यह संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों एवं नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है और बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। अच्छा काकी, बताइए, इन दलों की भी चौपाल जरूर लगती होगी? रामरतन ने उत्सुकतावश पूछा। हाँ भाई हाँ, काकी ने हंसते हुए कहा। इन सारे दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद मतलब कि पार्लियामेंट नामक भवन में बैठते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये प्रतिनिधि संसद के माध्यम से सरकार को लोगों के विचारों से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। तो काकी, हमारे गांव के तालाब की सफाई करवाने के लिए क्या हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा? अरे नहीं सोहन, इसके लिए तुम मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है। पर काकी, अगर सरकार तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो? रहीम ने पूछा। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स लोकतंत्र का दूसरा आधार है। राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार विशेषतया ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूह के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों को विचार अभिव्यक्त, संगठन बनाने, सम्मेलन करने, कहीं भी आने जाने एवं कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
परंतु वह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों तथा आंदोलनों द्वारा कर सकती है, किंतु ये आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्ण होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक संपत्तियों जैसे कि बसों, रेलगाड़ियों को तोड़-फोड़ कर, आग लगाकर तथा ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाते हैं और महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं। तो काकी, यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हमें क्या करना चाहिए? शबनम ने पूछा। काकी, नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व तो न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। रामरतन ने तभी अचानक पूछा, अच्छा काकी, मीडिया या संचार माध्यम के बारे में प्रायः सुनने में मिलता है, ये क्या है? काकी बोली, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कल तुमने टेलीविजन पर देखा होगा, भारत ने क्रिकेट मैच कितना अच्छा खेला। मैच जीतने पर गांव वालों ने खुशी में पटाखे भी छुड़ाए थे। रामरतन ने कहा, हाँ काकी, खेतों पर काम करते समय मैं भी रेडियो से मैच के बारे में सुन रहा था। काकी ने कहा, यही रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर एवं पोस्टर जो है संचार माध्यम या मीडिया है, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न तो शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं, बल्कि शासन के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं, जनता की सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करने का साधन बनते हैं। वे शासन तक जन भावना पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होते हैं। अतः मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार है। मीडिया जो है लैटिन भाषा के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका मतलब होता है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जनसमूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो उसे संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। चलिए, सूचना के अधिकार से संबंधित कुछ बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं। सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर को छोड़कर में अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं। जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों एवं पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्ति के लिए शुल्क तथा समय सीमा निर्धारित की गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, जमालपुर गांव में घुरहु काका को कई महीने की पेंशन नहीं मिली। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में यह खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई। जांच करने पर विभाग के लोगों की गलती मालूम हुई। नतीजा यह हुआ कि काका को विभाग से पत्र मिला कि वे अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर लें। देखा कैसे मीडिया के द्वारा प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाई गई। यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी, किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी। यही जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है। अच्छा काकी, अब समझे, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर मात्र लोकतंत्री ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो, वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं जागरूक हो। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा, वह अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय करेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है, और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। ये अब्राहम लिंकन का कोटेशन है। तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। ऐसा जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।